हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज हम अपनी टॉप 500 पॉलिटी एमसीक्यूज के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज पार्ट 6 है। टोटल इससे पहले 5 पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने जाकर नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखें। आपको जैसे पता ही होगा, जनरल स्टडीज़ के अंदर पॉलिटी का काफ़ी मेजर पार्ट रहता है, तो इसीलिए ये पूरी सीरीज़ आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा। इस चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250 वेयर एज इट इज प्रेजेंट एज 245, ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 238 आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम स्टेट्स फ्रॉम यूटी वेयर एज इट प्रेजेंट एंड 233, ये भी बिल्कुल सही है। मैक्सिमम 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड है, बिल्कुल सही। एट प्रेजेंट 10 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, ये गलत है। एट प्रेजेंट 4 मेंबर्स हैं हमारी यूटी से एंड 229 है हमारी स्टेट से। ठीक है, इसलिए इनका कंबाइन करते हैं एट प्रेजेंट 233, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, ये देखिए 245 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, 229 फ्रॉम स्टेट्स, 4 फ्रॉम यूटी एंड 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेजेंट फ्रॉम फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। इन चारों में से अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 एट प्रेजेंट 543, बिल्कुल सही। 530 फ्रॉम द स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट। देयर कैन बी मैक्सिमम 20 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज बट एट प्रेजेंट 13 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, ये भी बिल्कुल सही है। 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड, ये पहले था, ये अभी प्रोविजन हटा दी गई है। ठीक है, इनकरेक्ट हमारी डी स्टेटमेंट। In January 2020, the Anglo-Indian reserved seats in Parliament and state legislatures of India were abolished by 104th Constitutional Amendment 2019. ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट? 104th Constitutional Amendment. नेक्स्ट हमारा, वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वोटिंग एज जो हमारी पहले 21 थी, अभी 18 कर दी गई थी। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, दैट इज 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एडजर्नमेंट सिने डाई। पहले स्टेटमेंट में, टर्मिनेटिंग और सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इनफाइनाइट पीरियड इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सिने डाई, बिल्कुल सही। एडजर्नमेंट फॉर अ हाउस विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सिने डाई, करेक्ट। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिने डाई, ये सिने डाई है। ठीक है, ये भी सिने डाई लाइज विद द प्रेजेंट, ये गलत है। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिने डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही। ठीक है, जो सा उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे लोकसभा का हमारा स्पीकर होता है एंड राज्यसभा का हमारा चेयरमैन होता है, ऐसे ही हमारा सिने डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। So the incorrect statement is C. Which of the following is also called a lame duck session? The lame duck session किसे कहते हैं? Last session of the existing Lok Sabha. Lame duck sessions refer to the last session of the existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected. जब न्यू लोक सभा इलेक्ट हो जाती है, उससे पहले जो लास्ट एग्जिस्टिंग लोकसभा होती है, उसके लास्ट सेशन को हम लेम डक सेशन बोलते हैं। दोज मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा आर कॉल्ड लेम डक्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग लोकसभा मेंबर्स होते हैं, जो नए लोकसभा में इलेक्ट नहीं होते, उन्हें बोला जाता है लेम डक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इज द क्वेश्चन आर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन आर सेशन पार्लियामेंट कौन सा होता है? फर्स्ट आर क्या होता है, या फिर जो 0 आर के बाद इमीडिएटली स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन आर होता है, या क्वेश्चन आर इमीडिएटली आफ्टर लंच ब्रेक होता है, या क्वेश्चन आर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर वोटिंग ऑन द बिल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दैट इज स्टेटमेंट ए, द फर्स्ट आर ऑफ द एवरी पार्लियामेंट सेटिंग। जो पार्लियामेंट सिटिंग का सबसे पहला आर होता है, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टार्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन आर। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द स्टार्ट क्वेश्चन? एंड द आंसर इज इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। दो तरह के हमारे होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन। ये देखो, स्टार्ट क्वेश्चन एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन को ओरल आंसर चाहिए होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अनस्टार्ट क्वेश्चन को रिटर्न में दिया जाता है आंसर, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट क्वेश्चन ओरल आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटर्न आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड। नेक्स्ट व्हाट इज द नोटिस पीरियड ऑफ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन आर। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का क्या नोटिस पीरियड होता है? दैट इज लेस देन 10 days। इट इज़ वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। इट इज आंसर्ड ओरली, ये भी याद रखना है, ये ओरली आंसर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द 0 आर। 0 आर में से इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 0 आर is not mentioned in the rules of procedure, correct। 0 आर is an informal device for members of parliament to raise matters without giving any notice, ये भी सही है। 0 आर ends immediately before question आर, ये गलत है। 0 आर is an Indian innovation and existence since 1962, correct। 0 आर ends immediately before question है, ये गलत है, बिकॉज 0 आर जब हमारा क्वेश्चन आर शुरू होता है, सबसे पहला हमने पीछे देखा, ठीक है, सबसे पहला आर हमारा क्वेश्चन आर होता है। जब ये खत्म होता है, इसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट होता है हमारा 0 आर।
ये देखिए 0 आवर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चनर। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज प्रपोज टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनमें से कौन सा मोशन प्रपोज किया जाता है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? एंड द आंसर इज सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन एक सेल्फ कंटेंट प्रपोजल होता है जो किसी स्पेशल प्रपोजल के लिए रेस किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेंशन मोशन? इन चारों में से कौन सी सेंशन मोशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट है? इट नीड नॉट स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा, ये गलत है, ठीक है, इन्हें रीजन स्टेट करना पड़ता है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ये गलत है। ये सिंगल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो जाता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए हो जाता है, या फिर होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज मूव फॉर सेंशनिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस, ये सही है। इफ इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, ये गलत है। अगर ये पास भी हो जाता है लोकसभा में, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी जरूरत नहीं है रिजाइन करने की। सो द इनकरेक्ट इन ट्रू स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ सेंशन मोशन। इट मस्ट स्टेट द रीजन फॉर इट इज ऑप्शन लोकसभा हमने देख लिया। इट कैन बी मूव्ड, ये भी हमने देख लिया कि सिंगल के अगेंस्ट भी हो जाते हैं, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो जाता है, या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। इफ इट इज पास इन लोकसभा मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन? इनमें चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन? इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर अडॉप्शन, ये सही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई रीजन स्टेट करने की जरूरत नहीं होती। इट कैन बी मूव टू ईदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत है, ठीक है, ये हमारी सिर्फ लोकसभा में रेज हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ये बिल्कुल सही है। इफ इट इज पास इन लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, बिल्कुल सही। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज मतलब पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना ही पड़ता है। सो द इनकरेक्ट इज ऑप्शन बी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बिल इन द हाउस रिक्वायर्स नोटिस एट लीस्ट ऑफ, जब दो तरह के बिल होते हैं हमारे, एक प्राइवेट बिल होता है, एक हमारा पब्लिक बिल होता है, ठीक है। प्राइवेट बिल को कितना नोटिस चाहिए होता है फ्रॉम इंट्रोडक्शन? दैट इज 1 month. So introduction of private bill in the House of Parliament requires notice at least of 1 month. एंड पब्लिक बिल को 7 days, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। 1 month फॉर द प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल 7 days। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन द मनी बिल? इन चारों में से कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है मनी बिल को? एंड द आंसर इज आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल, 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 75, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मनी बिल? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द मनी बिल? इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, बिल्कुल सही, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, बिल्कुल सही। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, करेक्ट। राज्यसभा कैन डिटेन मनी बिल मैक्सिमम ऑफ 21 days, ये गलत है। राज्यसभा मैक्सिमम 14 days तक डिटेन कर सकती है मनी बिल को, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मनी बिल्स? अगेन मनी बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, यही ऑप्शन गलत है, ठीक है, बाद में देखते हैं हम क्यों। इफ़ इट डिफीट्स इन लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट रिजाइन, बिल्कुल सही। अगर ये मनी बिल लोकसभा में पास नहीं होता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन देना ही पड़ता है। इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, बिल्कुल सही। देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है फॉर द मनी बिल, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है, क्यों गलत है? बिकॉज ये रिजेक्ट कर सकता है बाय द प्रेसिडेंट, ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं, या फिर बट रिटर्न नहीं कर सकते फॉर द रिकन्सिडरेशन, ये पॉइंट आपने मेजर ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर अप्रूव कर सकते हैं, बट ये रिटर्न नहीं कर सकते फॉर द रिकन्सिडरेशन। पिछले 2 क्वेश्चन से आपका मनी बिल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बजट? सो कौन सा आर्टिकल डील करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट से? एंड द आंसर इज आर्टिकल 112। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट? कौन से ईयर में रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था फ्रॉम द जनरल बजट? एंड द आंसर इज 1921। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स रेलवे बजट मर्ज विद द जनरल बजट? जैसे हमने देखा 1921 में रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से, देन किस ईयर मर्ज किया गया रेलवे बजट विद जनरल बजट? एंड द आंसर इज 216। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट ऑन 21 September 2016 फ्रॉम द बजट ईयर 2017-18। विच ऑफ द फॉलोइंग कट मोशन रिड्यूसेस द अमाउंट बाय ₹100? इनमें से कौन सा कट मोशन है जो रिड्यूस करता है अमाउंट बाय ₹100? एंड द आंसर इज टोकन कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन क्या कहता है? डिमांड भी रिड्यूस टू 1। एंड इकोनॉमी कट मोशन क्या कहता है? डिमांड भी रिड्यूस बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट। ये तीनों आपने ध्यान रखना है। टोकन कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन एंड इकोनॉमी कट मोशन। टोकन कट मोशन रिड्यूस द अमाउंट बाय 100
ठीक है। पॉलिसी कट मोशन रिड्यूस्ड टू 1, ठीक है, एंड इकोनॉमी कट मोशन बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज 267। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट? इन चारों में से कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस नहीं है पार्लियामेंट की? एंड द आंसर इज पनिश इट्स मेंबर और आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। क्वेश्चन आर 0 आर सेंसर मोशन, ये एग्जीक्यूटिव पावर है पार्लियामेंट की, बट ये एज अ जुडिशियल पावर एग्जीक्यूट करते हैं पार्लियामेंट। Punishing members or outsiders for the breach of its privileges is the judicial power of parliament. Which of the following are not judicial power and functions of parliament? इन चारों में से कौन सा जुडिशियल पावर नहीं है पार्लियामेंट की? जैसे हमने पीछे देखा कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी, इन चारों में से कौन सी जुडिशियल पावर नहीं है पार्लियामेंट की? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिल्कुल सही, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये भी जुडिशियल पावर है, रिमूवल ऑफ जजेस ये भी जुडिशियल पावर है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये नहीं है जुडिशियल पावर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग द स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए इन द स्टेट लिस्ट एंड वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। जब लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है पार्लियामेंट की, एंड तीनों में से कौन से मतलब सभी बिल के लिए या फिर किसी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती? तो हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर 1, बिकॉज सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। मनी बिल के लिए हम पीछे देख चुके हैं, मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए भी जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए ही जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। एंड द आंसर इज ए। द ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। जो फंड्स को विड्रॉ करने की ऑथराइजेशन है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो कहाँ से आते हैं? एंड द आंसर इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्स एंड अदर रिसीप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द। जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सभी रेवेन्यूज कलेक्ट किए जाते हैं बाय वे ऑफ टैक्स या फिर अदर रिसीप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, वो कहाँ क्रेडिट किए जाते हैं? एंड द आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान रखना है। जो सारे रेवेन्यूज होते हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट वो कहाँ क्रेडिट होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल लोन्स आर रेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू ट्रेजरी बिल्स, लोन्स एक्सेट्रा, ऑल मनी इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द लोन रिपेमेंट। ये भी अपने ध्यान रखना है, ये सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट होता है। व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा, देन इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, द बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर द सजेशन, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड द आंसर इज डी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन सबमिट करना पड़ता है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट। जो पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट है उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? consist of not more than 25 members of Lok Sabha, scrutinizes appropriation and finance accounts of the government, examines the report of the Comptroller and Auditor General of India. And the correct option is option B, 2 and 3. पहली क्यों गलत है? बिकॉज इसमें से टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज कंप्राइज ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शैल बी फ्रॉम लोकसभा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है वो कहाँ से होता है? लोकसभा से। व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा? इन चारों में से कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब मनी बिल अमेंड किया जाता है बाय द राज्यसभा? द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। लोकसभा प्रोसीड करती है बिल या फिर एक्सेप्ट करे या नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, ये उनकी मर्जी है। राज्यसभा की रिकमेंडेशन जो अमेंड करते हैं वो एक्सेप्ट कर भी सकती हैं या फिर बिना एक्सेप्ट करे प्रोसीड कर सकती हैं। द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर द रिकंसिडरेशन, ये गलत है, ठीक है। लोकसभा आगे प्रोसीड करेगी विद द प्रेसिडेंट बाय एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द प्रेसिडेंट में कॉल जॉइंट सेटिंग ऑफ द पैसेज, ये भी बिल्कुल गलत है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमने पीछे देखा कि मनी बिल के रिगार्डिंग जॉइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए।
एंड पीछे हमने देखा था राज्यसभा कितने दिनों के लिए डिटेन कर सकते हैं मनी बिल को, 14 डेज। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखने कि लोकसभा के आपको पता चल ही जाना चाहिए अभी तक तो कि लोकसभा के पास ही ज़्यादा पावर होती है रिगार्डिंग द मनी बिल। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल एंड एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकते हैं फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। एंड द आंसर ऑप्शन इज डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। एंड द ऑप्शन इज बोथ 1 and 2। देर इज कोई मेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। एंड नो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ये हमने पीछे स्टेटमेंट में देखा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिकल 75 डील करता है विद द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी अपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्टर्स टू द लोकसभा। इट मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास ओनली इन लोकसभा। ठीक है, बट द वर्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। इन चारों में से कौन सी कमेटी लार्जेस्ट है पार्लियामेंट की? एंड द आंसर इज द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। इनमें होते हैं 30 मेंबर्स, ऑल फ्रॉम द लोकसभा ओनली। The Estimates Committee is the largest committee of the Parliament. Estimate Committee largest committee of the Parliament. It has total of 30 members हमने देखा है, and all are from Lok Sabha. राज्यसभा has no representation in this committee. ठीक है, Committee of Estimate largest committee होती है with the 30 members. Committee on Public Accounts हमने पीछे देखा, total 22, 15 from Lok Sabha and 7 from राज्यसभा. Same goes with the public undertakings, 22, 15 from Lok Sabha and 7 from राज्यसभा. And the Committee of Petitions total 15 members, all from Lok Sabha ओनली। ठीक है, ये अपने रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखनी है। व्हेन अ बिल इज रेफर टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड। जब किसी बिल को जॉइंट सिटिंग के लिए रेफर किया जाता है तो किस मेजोरिटी से वो पास किया जाता है? सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, या द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज। एंड द आंसर इज सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। And the option is, and the answer is any citizen of India whose name appears in the electoral roll of constituency। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा इन चारों में से किस प्रोविजन में राज्यसभा का इक्वल पावर होती है विद द लोकसभा? द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, ये गलत है, हमने देखा इसमें राज्यसभा की ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, इसमें सही राज्यसभा एंड लोकसभा इक्वल पावर करती हैं। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोकसभा ज़्यादा पावर, मेकिंग कट मोशंस, लोकसभा। ठीक है, एंड द ऑप्शन इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन पैसेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इन प्रोविजंस में राज्यसभा एंड लोकसभा की इक्वल पावर होती है। इंट्रोडक्शन पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ अ कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा की मीटिंग के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है जिसे हम कोरम कहते हैं। एंड कोरम कितना होता है? दैट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। इन विच ईयर वाज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से किस ईयर में राज्यसभा फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? एंड आंसर इज 1952। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर? द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, गलत। द डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, ये भी गलत है। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये बिल्कुल सही है। द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द आउटगोइंग लोकसभा, गलत। एंड द ऑप्शन इज सी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। द प्रोटेम स्पीकर इज टेम्परेरी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये टेम्परेरी स्पीकर होता है जिसे सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये एंड है। ठीक है, एंड द ऑप्शन इज, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? जब किसी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग को रेफर किया जाता है बिल, तो जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है? एंड द आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको तो ध्यान रखना है कि जॉइंट सिटिंग कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बुलाता है कौन है जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट। ठीक है, बट प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। ये दोनों डिफरेंस आपने ध्यान रखने, कंफ्यूज मत हो जाना।
कॉल करता है प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। ये क्वेश्चन आपको अभी तक समझ आ जाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिर्फ एक वर्डिंग घुमाई हुई है। जैसे हमने पीछे देखा कि राज्यसभा मैक्सिमम कितने डेज़ के लिए मनी बिल को डिटेन कर सकते हैं, दैट इज़ 14 डेज़। ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, एंड द आंसर इज़ 14 डेज़। क्योंकि बिल्कुल हमने पीछे स्टेटमेंट में देखा भी था कि राज्यसभा ने अगर विद इन 14 डेज़ मनी बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो इट इज़ डीम्ड टू बी हैव बीन पास बाय राज्यसभा। If the money bill is not returned by the Rajya Sabha to the Lok Sabha within 14 days, it is deemed to have been passed by both the houses under Article 109. After how many days of the absence from the Parliament without permission can a MP be disqualified? अगर कोई भी MP पार्लियामेंट्स में इतने दिनों से, मतलब आपने बताना है कि कितने दिनों से अगर एबसेंट है विदाउट एनी परमिशन तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एंड द आंसर इज 60 डेज़। ठीक है, 60 डेज़ या 60 डेज़ से ज़्यादा अगर वो एबसेंट है विदाउट एनी परमिशन तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पार्लियामेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है विद द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज 267। 266 हमारा डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी आपने ध्यान रखना है। द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एंड द आंसर इज आर्टिकल 110। अ बिल ऑफ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट पास बाय, अगर कोई बिल पास हो रहा है विद द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्टेट इन इंडिया, वो किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए? अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द स्टेट्स, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, अ 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द स्टेट, या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा बिल अगर कोई पर्पस है बिल का फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया। The provision of the creating new states and altering the boundaries of the states are given in Article 2 to 4 of the Constitution. A simple majority of the Parliament is required for the creation of new state. The joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha under Article 108 is summoned by. ये मैं आपको अभी पीछे बता के आया हूँ कि जॉइंट सिटिंग हमारा प्रिसाइड कौन करता है, ठीक है, स्पीकर। उसके साथ ही मैंने बताया था कि उसे बुलाता कौन है, दैट इज समन, सेम ही मीनिंग होता है, एंड द आंसर इज प्रेसिडेंट। एक कंफ्यूज मत हो जाना बिकॉज काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड करता है स्पीकर और समन करता है प्रेसिडेंट। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया 108, एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड और इन देयर एब्सेंस बाय द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इन द एब्सेंस द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कौन कॉल करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर वो एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड अगर वो भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कोई जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड नहीं करते। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेंगे, अगर उनकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड अगर वो भी एब्सेंट है देन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।